आज हम बस ये देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉपिक लिखा हुआ है, बट उसमें से भी हम लोग फिल्टर आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ध्यान रखना है, ये बिहार बोर्ड के लिए है और 2025 में आने वाले क्वेश्चंस जो हैं उनसे मतलब रिलेटेड टॉपिक है ये। डायरेक्ट क्वेश्चन ये यहाँ पे केवल टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करें यूनिट 6। ठीक है, वैसे पूरे फुल सिलेबस की बात करते हैं यूनिट 6 होता है ये। ठीक है, लेकिन ये यूनिट 1 है, 12th के लिए यूनिट 1 है और होल सिलेबस 12th 11 12 देखें तो यूनिट 6 है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है, यूनिट 6 जो होता है वह रिप्रोडक्शन होता है, सबको पता है। यूनिट 6 जो होता है रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा जाता है एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमने क्या देखा, लाइफ स्पेन एंड इट्स स्टेजेस। लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जीवन काल जो है, जीवन काल क्या है और उसके कितनी स्टेज होती हैं, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे देखना है। ठीक है, जीवन काल और उसके स्टेज के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। उसके बाद से क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम्स। ये स्टेम यानी कि तना, यहाँ पे जो बात कर रहा है ये विभिन्न प्रकार के तना के बारे में बात कर रहा है। कौन से तना, तो पौधे का तना, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ना है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में विभिन्न प्रकार के तना के बारे में पढ़ना है, वो बात यहाँ पे की जाए, बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिएगा उसमें अलग अलग टाइप बताए गए हैं, उसको देख लीजिएगा। फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो उसको प्रॉपर आप देख सकते हैं वो। ठीक है, फिर एस्पोर फॉर्मेशन और इसके टाइप। एस्पोर जो है, एस्पोर और मतलब ये सब एसेक्सुअल में अभी चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एस्पोर और उसके टाइप भी देख सकते हैं, अलग अलग टाइप होता है। खासकर ये पेनिसिलिन का जो एस्पोर होता है उसके बारे में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं कि पेनिसिलियम में कौन सा एस्पोर होता है, तो कोनिडिया होता है, ये होता है कि नहीं, पेनिसिलियम में कोनिडिया होता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर आगे चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो फ्लावर के बारे में देखना है। ठीक है, तो फ्लावर का स्ट्रक्चर, फ्लावर और उसके स्ट्रक्चर और उसके टाइप पढ़ने हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, तो इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर डबल फर्टिलाइजेशन देख लेंगे। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे, फिर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और पोलन ग्रेन और उसके स्ट्रक्चर को देख लेंगे। ठीक है, पोलन ग्रेन जो है उसके बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेंगे। और थोड़ा बहुत अगर टाइम मिले तो आप लोग उसका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं क्या, तो सीड देखेंगे, फ्रूट देखेंगे और फ्रूट के टाइप। तो यहाँ पे केवल फ्रूट के टाइप नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर सीड एंड फ्रूट दोनों के टाइप पढ़ने हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर सीड एंड फ्रूट इनके टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, इन दोनों के टाइप पढ़ना है, सीड एंड फ्रूट दोनों के टाइप पढ़ना है। फिर अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आता है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको देख लेना है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी का स्ट्रक्चर देखना है, जरूरी है, इसमें मेंशन नहीं किया होंगे शायद। ठीक है, तो चूंकि पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिख दिया है ना, इसीलिए इसमें मेंशन नहीं किया, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। उसमें भी किसके साथ, तो फॉलिकुलर स्टेज के साथ। ठीक है, इसमें क्या देखना होता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये, बहुत मतलब हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। इसमें क्या देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी किसके साथ, फॉलिकल्स के साथ। ठीक है, फॉलिकल्स के साथ हम ओवरी का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे कि तो गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और उसके हार्मोनल कंट्रोल दोनों यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और फिर एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट देख करके हम लोग चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, अगली यूनिट है आपका 7, यूनिट 2 यानी कि यूनिट 7। ठीक है, इसमें क्या आएगा, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, पिन आता है, ये क्या होता है, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो जेनेटिक एंड इवोल्यूशन से ये कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, इसमें एग्जाम मतलब कि अंतर पूछ सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रॉस पूछता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिर क्रॉस मतलब देता है कुछ जीनोटाइप दे देगा, कहेगा कि मतलब कि कुछ स्पीसीज दे देगा या कुछ मतलब कि प्योर पेरेंट वहाँ दे देगा और कहेगा कि उसका जीनोटाइप फिनोटाइप निकालिए। ठीक है, तो वो भी एक बार थोड़ा कोशिश कर लेंगे। ठीक है, फिर मेंडल के तीनों लॉ के बारे में पढ़ लेंगे, मेंडल के बारे में पढ़ लेंगे, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में पढ़ लेंगे, ये सारी चीज़ें देख लेंगे। फिर म्यूटेशन के बारे में देख लेंगे, क्रोमोजोमल म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा। फिर सिंड्रोम में खासकर
लाइन फिल्टर टर्नर और डाउन सिंड्रोम ये स्पेशल देख लेंगे, और सीक्वेंसिलोनोमिया ये जरूरी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या है, डबल डीएनए का स्ट्रक्चर पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे, और डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है ये देख लेंगे। तो डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का पैकेजिंग का डायग्राम से अगर आप रिप्रेजेंट करते तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिए और उसका पैकेजिंग देख लिए, तो समझिए कि इसका आपका 20% हिस्सा जो है इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है ना। तो ये मोलिकुलर जेनेटिक में आ जाएगा। फिर यहाँ पर सेंट्रल डोग्मा, तो सेंट्रल डोग्मा में क्या क्या आता है, तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इनको देख लेंगे। ठीक है, खासकर यहाँ पे हम लोग रेप्लिकेशन तो बहुत कम पूछता है, यहाँ पे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन मतलब इसमें से इंटरनल बातें पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं आता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, खासकर टीआरएनए और एमआरएनए से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। फिर जेनेटिक कोड देख लेंगे, जेनेटिक कोड में इनिशिएशन कोडोन ये पूछता है। ठीक है, स्टेप कोडोन ये पूछता है, तो इनिशिएशन कोडोन, स्टॉप कोडोन जो होता है उसको एक बार देख लेंगे कि कोडोन क्या है, कोडोन से क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, कितने कोडोन होते हैं ये सब देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी होता है, मेगा प्रोजेक्ट है, तो इसको पढ़ना एकदम जरूरी है, इसको पढ़ ही लेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। फिर केमिकल इवोल्यूशन जब चलेंगे, तो केमिकल इवोल्यूशन में आप एस एल मिलर जरूर पढ़ेंगे, एस एल मिलर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर इवोल्यूशन के एविडेंस में आएंगे, तो होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन होता है, ये प्लांट और एनिमल दोनों में। ठीक है, प्लांट और एनिमल दोनों में देख लेंगे होमोलोगस और एनालोगस। ठीक है, प्लांट और एनिमल दोनों में इसको देख लेंगे। ठीक है, फिर ह्यूमन का एंसेस्टर देख लेंगे, ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे ह्यूमन माइग्रेट हुए, ये सारी चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, यूनिट 8 यानी कि 12th का यूनिट 6 3 पे है ना। तो इसमें क्या देखेंगे, जिसकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इसमें देखा जाता है। ठीक है, एंड ड्रग्स, ह्यूमन हेल्थ डिजीज एंड ड्रग्स इसको इसमें पढ़ते हैं। तो मलेरिया एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मलेरियम प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल आता है, ये देखा जाएगा। फिर इम्यूनिटी पढ़ेंगे, इम्यूनिटी में एक्वायर इम्यूनिटी जरूर पढ़ेंगे, एक्वायर इम्यूनिटी बार बार क्वेश्चन आता है, एक्वायर इम्यूनिटी पढ़ लेंगे। फिर वैक्सीन पढ़ लेंगे, है ना, वैक्सीन पढ़ लेंगे, और वैक्सीन और वैक्सीनेशन दोनों चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे, वैक्सीन और वैक्सीनेशन ये दोनों को पढ़ लेंगे, एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला वैक्सीन कब बना था, किसने बनाया था, कैसे बनाया था, वैक्सीन के कितने टाइप होते हैं, तो यहाँ पे 3 टाइप बताए जाएंगे। ठीक है, तो वैक्सीन का 3 टाइप पढ़े होंगे, वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 3 टाइप के वैक्सीन होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ऐसे करके आता है। ठीक है, उसके जनरेशन के फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जैसे 3G 4G 2G आता है ना, तो इस तरह से फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन का वैक्सीन आता है, वो देख लेंगे। फिर कैंसर बहुत ही जरूरी है, इसको देखेंगे, क्या कार्सिनोजेन देख लेंगे, कैंसर और कार्सिनोजेन देखेंगे, और इसमें सबसे ज़रूरी है ओकोजिन के बारे में जानना। ठीक है, ओकोजिन के बारे में एकदम पढ़ लेंगे जरूर। ठीक है, कुछ बताता है ना कि बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है, तो ओकोजिन इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ड्रग एंड अल्कोहल में आते हैं, तो अल्कोहल एब्यूज जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अल्कोहल एब्यूज को पढ़ लेंगे। और ड्रग में आते हैं तो ओपियम और कैनाबिनोइड। ठीक है, यानी कि ये आपका हो जाएगा अफीम, ओपियम अफीम, और ये गांजा भांग, ओपियम मतलब अफीम, और यहाँ पे कैनाबिनोइड यानी कि भांग के बारे में जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट देखेंगे यहाँ पे। फिर बी कीपिंग देख लेंगे, डेयरी फार्म को कैसे मैनेज करते हैं, कौन कौन सी स्पीसीज़ के एनिमल जो है ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं एनिमल्स को, ये सारी चीज़ें आपकी जुबान पर होनी चाहिए। ठीक है, बी कीपिंग देख लेंगे, मतलब मधुमक्खी पालन देख लेंगे, कैसे उसके फ़ायदे होते हैं, किसान कैसे मधुमक्खी पालन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेल मधुमक्खी को क्या बोलेंगे, ठीक है, फीमेल को क्या बोलेंगे। ठीक है, और मतलब मधुमक्खी के छत्ते में कौन कौन होते हैं, तो मेल फीमेल और कौन होता है, तो कुछ ये होते हैं, वर्कर होते हैं। ठीक है, तो मेल को क्या कहते हैं, मेल को ड्रोन कहते हैं। ठीक है, फीमेल को क्वीन कहते हैं। ठीक है, और ये वर्कर होते हैं। ठीक है, तो इसमें से मेल जो है इसका जीनोटाइप क्या होता है, फीमेल का जीनोटाइप क्या होता है, वर्कर का जीनोटाइप क्या होता है, ये सारी चीज़ यहाँ पे जुबान पर होनी चाहिए आप लोगों के। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग देख लेंगे, प्लांट ब्रीडिंग और ब्रीडिंग के टाइप जो होते हैं उसको देख लेंगे, फिर ब्रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लिया जाएगा। ठीक है, फिर सिंगल सेल प्रोटीन इसको पढ़ लेंगे आप लोग, सिंगल सेल प्रोटीन मतलब इससे क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है, आता है। ठीक है, और माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट ये भी क्वेश्चन आ सकता है, संभावना है, बट उतना ज़्यादा नहीं आता इन सबसे। ठीक है, और यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर भी हॉट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है अभी के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग आते हैं।
इसको देख लेंगे आप लोग। कुछ लोग जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स चालू है, थोड़ा ट्राई कर सकते हैं आप लोग। चलिए ये क्लियर, अब आगे देखते हैं यूनिट 9। ठीक है, ये इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, तो यूनिट 9 में हम लोग को देखना होगा आर डी एन ए टेक्नोलॉजी। वैसे तो पूरा चैप्टर ही आर डी एन ए टेक्नोलॉजी है। ठीक है, पूरा चैप्टर ही आर डी एन ए टेक्नोलॉजी पे बेस है। आर डी एन ए टेक्नोलॉजी को आपने समझ लिया, उसके प्रिंसिपल एंड टूल्स को पढ़ लिए, तो पूरा समझिए 90% चैप्टर कंप्लीट। टोटल तो आर डी एन ए टेक्नोलॉजी ही है। ठीक है, तो आर डी एन ए टेक्नोलॉजी को आप लोग कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लो, उसका कम से कम थ्योरी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए को कैसे आइसोलेट करते हैं वो देख लीजिएगा। एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से इसको बताया हुआ है कि कैसे डीएनए को आइसोलेट करेंगे। तो आइसोलेट करने के बाद डीएनए को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे डीएनए को निकालेंगे, डीएनए निकालने के लिए यहाँ पे तरीका बताया हुआ है, उसको देखेंगे आप लोग। तो बताएगा वहाँ पे कि अलग अलग टाइप के सेल जो है उसमें कैसे कैसे इंजाइम को यूज़ करेंगे, डीएनए को निकालेंगे। तो ये इंजाइमेटिक प्रोसेस होता है डीएनए को निकालना। ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या करते हैं, तो सेल जो होता है, सेल को के सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए, अगर प्लांट सेल है तो इसके सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए, अगर ये जैसे कि सेल वॉल किसका बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अमाइलेज का प्रयोग करते हैं। अमाइलेज डालेंगे, अमाइलेज के बाद से क्या डालेंगे इसके में, पहले अमाइलेज डाल देंगे, अमाइलेज के बाद से क्या डालेंगे, प्रोटीएज डालेंगे। ठीक है, फिर क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, राइबोन्यूक्लियस डालेंगे। ठीक है, ये ऐड कर देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, इसमें इसमें चिल्ड एल्कोहल डालेंगे, एल्कोहल डालेंगे, ये बात उसमें नहीं लिखा है। चिल्ड एल्कोहल डालेंगे और थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड डाल देंगे। जैसे डालेंगे तो क्या होगा, डीएनए ऊपर की ओर आ जाएगा। ठीक है, और इसे ग्लास के रड से खींच के बाहर निकाल लेंगे। तो ये डीएनए आइसोलेशन का तरीका है, मेंशन किया है एनसीईआरटी, देख लीजिएगा। इसमें से ये दो पॉइंट जो है उसमें मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट है ये मेंशन नहीं है, मैंने अपने से डाल दिया इसको, ये देख लीजिएगा उसको। इस वजह से इसमें क्या आता है, तो एंजाइम्स एकदम ज़रूरी है, न्यूक्लियस एंजाइम पढ़ना है। न्यूक्लियस पढ़ना है, तो ये न्यूक्लियस का क्या काम है, न्यूक्लियस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस कहाँ कट करता है, इंडोन्यूक्लियस कहाँ करता है, कट करता है। ठीक है, तो इंडोन्यूक्लियस जहाँ से कटता है वो पॉइंट क्या होता है, वहाँ पे ये नाइट्रोजनस बेस का अरेंजमेंट क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, वो सब देख लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देख लीजिएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, अब हर साल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है। ठीक है, फिर पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, खासकर बीटी कटन से तो हमेशा क्वेश्चन आता है। इसमें क्राई प्रोटीन के बारे में हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये देखा जाएगा। ठीक है, फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है, इसको फिलहाल हम लोग पढ़े थे, इसको भी देखा जा सकता है कि मेडिकल फील्ड में क्या उपयोग है, तो कुछ याद नहीं आया तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जीन थेरेपी का भी आप लोग पढ़े हुए हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। फिर जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो रफली, मतलब अभी टाइम बहुत कम है तो इसको रफली आप लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें से इसको आप मेन ये टॉपिक होगा, इसको देख लेंगे। फिर आप लोग हम बता रहे हैं कि 25 तारीख को फिर हम क्लास एक मतलब वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आप लोग सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लाइव क्लास भी रखेंगे, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि हाँ उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनाने, तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अब रेगुलर हम लोग कुछ मतलब रेगुलर अब बेस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव रात में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब कल से कोशिश करेंगे कि हम 8 या 8:30 से हम क्लास शुरू करें, और इसमें ऑब्जेक्टिव कुछ रखें और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रखें। खासकर ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, तो हम ऑब्जेक्टिव का भी कोशिश करेंगे, उसको रखें और उसका प्रैक्टिस हम लोग करें। ठीक है, चलिए यूनिट 10 पे आते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए इन्वायरमेंटल, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसमें से। इसमें पढ़ना तो बहुत ज़्यादा है ना, टॉपिक बहुत ज़्यादा है, इसमें क्वेश्चन भी अच्छा खासा आता है। ठीक है, तो इस यूनिट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे, भूलेंगे नहीं, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ लेंगे और इसके स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट जो पढ़ेंगे, इसको ऐड कनेक्ट करेंगे किससे, इकोसिस्टम से। इन्वायरमेंट जो पढ़ेंगे ना,
इन्वायरमेंट को आप क्या करेंगे, इकोसिस्टम से कनेक्ट कर देंगे। इकोसिस्टम और इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इकोसिस्टम पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ लेंगे। तो ये आपका समझिए, तो ये पूरा यूनिट का आप 20% कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। फिर एडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है, हर बार पूछता है एडेप्टेशन में क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जेरोफाइटिक प्लांट, एक्वाटिक प्लांट, जेरो हाइड्रोफाइटिक प्लांट, ये सब पूछता है। मतलब जेरोफाइटिक यानी कि मरुस्थल में रहने वाले पौधे, ठीक है, हाइड्रोफाइटिक यानी कि जल में रहने वाले पौधे। ठीक है, तो इस तरह से पौधों में एडेप्टेशन के बारे में पूछता है कि जो जेरोफाइटिक प्लांट, कोई किसी एक जेरोफाइटिक प्लांट का नाम दीजिए और उसके क्या फीचर है वो बताइए, ऐसा पूछता है बार बार। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे देखिए क्या है, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल पिरामिड। हाँ, यहाँ पॉपुलेशन पढ़ना है और इकोलॉजिकल पिरामिड। पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है, पॉपुलेशन कैसे घटता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, मतलब कौन कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, इसमें से क्वेश्चन 100% आता ही आता है क्वेश्चन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, इसमें जरूर क्वेश्चन आएगा। पॉपुलेशन इंटरेक्शन से एकदम क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में क्या होगा, तो देखिए पूरा चार्ट बना दे रखे हैं एनसीईआरटी का, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कि स्पीसीज ए हो गया, स्पीसीज बी हो गया, इनके बीच में जो अब इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, यानी कि स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों के से फायदे तो म्यूचुअलिज्म, ऐसे दो अगर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जबकि इसमें हम बताए थे, जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि जो लाइकेन होते हैं, ठीक है, तो लाइकेन जो होते हैं उसमें दोनों, ये क्या होता है, एक फंगस होता है और एक अलगी होता है, दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, फंगस और अलगी एक साथ रहते हैं तो उसे म्यूचुअलिज्म बोले, लाइकेन का स्ट्रक्चर, लाइकेन का स्थिति। ठीक है, उसमें क्या होता है, दोनों को फायदे होते हैं। ठीक है, फिर कंपटीशन, कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेंगे, आपके नोट्स में पूरा पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, फिर इकोसिस्टम, तो हमने बोला ना यहाँ पे इकोसिस्टम पढ़ने के लिए, वो ये इकोसिस्टम यहाँ मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम इन्वायरमेंट दोनों को आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर एनर्जी फ्लो बहुत जरूरी है, एनर्जी फ्लो का पिरामिड हमेशा पूछता है। एनर्जी फ्लो पढ़ लेंगे, इसका पिरामिड पढ़ लेंगे, नीचे लिखे होंगे कहीं ना कहीं पिरामिड, नहीं है ना, चलिए ठीक है, तो इसका पिरामिड जरूर पढ़ लेंगे, एनर्जी फ्लो, इसका पिरामिड और बायोमास का पिरामिड। ठीक है, एनर्जी फ्लो और बायोमास का पिरामिड एकदम 100% पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट साइकिल है, न्यूट्रिएंट साइकिल को एक बार देख लीजिएगा तो फिर आगे तक याद रहेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। बस उसके टर्म को याद रखना है, प्रोसेस तो बहुत ईजी होता है। इसमें करना क्या होता है न्यूट्रिएंट साइकिल में, तो न्यूट्रिएंट साइकिल में आप यही दिखाते हैं कि कोई भी न्यूट्रिएंट जो है हमारे इकोसिस्टम में अलग अलग टॉपिक लेवल पे कैसे ट्रांसफ़र होता है, बस यही देखना होता है और कुछ नहीं देखना होता है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल को आप लोग बता सकते हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से रूल बनाए हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से रूल बने हुए हैं, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से तरीके प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे कि चिपको आंदोलन की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेंगे और इसके बारे में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर यूट्रोफिकेशन और बायो मैग्निफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कभी नहीं भूलेंगे, है ना, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी आते रहता है और लिखने के 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर में भी देता है, मतलब कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन में देता है और ऑब्जेक्टिव तो देता ही है। और ओजोन डिप्लीशन बहुत ही जरूरी है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चन पॉइंट है जो इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे देखने अभी हमने जो लिखा है इसमें तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हो गया है, बट इसको और रिफाइंड किया जाएगा, अगर आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और कल से हम लोग ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करेंगे। रोज़ हम लोग एक यूनिट का ऑब्जेक्टिव, कल से हम एक यूनिट का ऑब्जेक्टिव एक साथ लाएंगे, उसको डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा, लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा। ठीक है,